तुलसी करियर एकेडमी के इस खास विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार रणनीति को डिकोड करने जा रहे हैं। सच कहूं तो हम बात करेंगे कि कैसे प्रियंका खोड़ ने आरपीएससी ग्रेड 2 एसएसटी जैसे विशाल और चुनौतीपूर्ण सिलेबस को मात देकर 139वीं रैंक हासिल की। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे कोई भी गंभीर अभ्यर्थी ठीक इसी ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके अपने आखिरी 60 दिनों यानी सिर्फ 2 महीने के समय को एक पक्की सफलता में बदल सकता है। तो चलिए बिना देरी किए इस ब्लूप्रिंट के 6 स्तंभों पर नजर डालते हैं। 2 महीने की चुनौती, लेजर फोकस, पेपर 1 के कोर रिसोर्सेज, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी में महारत, पीवाईक्यूज यानी पिछले सालों के पेपर्स की असली ताकत और अंत में टेस्टिंग और फाइनल रिवीजन। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, द 2 मंथ चैलेंज, यानी सिर्फ 60 दिनों के अंदर इस भारी भरकम सिलेबस पर जीत कैसे हासिल की जाए। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये पूरी कहानी खुद बयां करती है। 2017 से फाउंडेशन बैच की शुरुआत, फिर 2022 के आरएएस मेंस में निराशा हाथ लगी, लेकिन यहां हार नहीं मानी गई। 1 सितंबर 2022 को ग्रेड 2 की तैयारी शुरू हुई और दिसंबर में एग्जाम क्लियर, वो भी 139th रैंक के साथ। सिर्फ 3 महीने की तैयारी, मतलब अगर फोकस बिल्कुल सही दिशा में हो तो बहुत ही कम समय में गेम पलटा जा सकता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, कल्टिवेटिंग लेजर फोकस, भटकाव को, डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह से अपनी जिंदगी से निकाल फेंकना। ये कोट अपने आप में सब कुछ कह देता है। सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाना, और तो और स्मार्टफोन को हटाकर एक साधारण सा कीपैड फोन ले आना, बिल्कुल सन्यासियों वाली अप्रोच। अपने मुख्य करियर गोल पर एकदम लेजर फोकस बनाए रखने के लिए डिजिटल दुनिया के इस शोर शराबे को पूरी तरह से म्यूट करना ही सबसे असरदार तरीका है। और इसी से जुड़ता है हमारा रूल नंबर 1, अफवाहों को पूरी तरह इग्नोर करना। अक्सर ऐसा होता है कि जब ग्रेड 2 का एग्जाम पास आ रहा होता है तो मार्केट में 3rd ग्रेड एग्जाम की ज्यादा सीटों को लेकर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। कई लोग इसी बाहरी शोर में आकर बीच तैयारी में अपना लक्ष्य बदल लेते हैं। सच माने तो सिलेक्शन से दूर ले जाने वाली ये सबसे बड़ी गलती है। जिस रेस में दौड़ना शुरू किया है उसे पूरा करना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, पेपर 1 के कोर रिसोर्सेज। यहाँ हम बात करेंगे रोजाना 5 घंटे की उस अचूक रणनीति की। यहाँ रूल ऑफ 1 यानी 1 के नियम को समझना बहुत ही क्रूशल है। गलत तरीका क्या है? मार्केट से 10 तरह की भारी भरकम गाइड बुक्स उठा लाना और उनके बीच बार बार छलांग लगाना। इसके बजाय सही तरीका है एक ही कंसाइज यानी संक्षिप्त स्टडी गाइड को बार बार पढ़ना। ऐसा करने से होता क्या है कि एग्जाम के उस भारी दबाव के बीच दिमाग को उस सटीक पेज की तस्वीर याद आ जाती है। विजुअल मेमोरी बहुत ताकतवर होती है, लेकिन ये तभी काम करती है जब एक ही किताब को कई बार पढ़ा जाए। पेपर 1 के लिए कुछ गिने चुने और प्रमाणित संसाधनों का उपयोग करना ही मास्टर की है। आर्ट एंड कल्चर के लिए कक्षा 9 की किताब, साइकोलॉजी के लिए प्रभात प्रकाशन की वंदना मैम की किताब काफ़ी है, और करंट अफेयर्स के लिए क्रोनोलॉजी, सुजित सार और राकेश जंगीर सर की बुकलेट। आज के दौर में जब सवाल कॉन्सेप्चुअल आने लगे हैं, करंट अफेयर्स का रोजाना अध्ययन एकदम गेम चेंजर साबित होता है। अब बात करते हैं चौथे और सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से की, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र जैसे विषयों में महारत हासिल करना, यानी पेपर 2 को पूरी तरह जीतना। इन आखिरी 2 महीनों में किताबों का अंबार लगाने के बजाय सिर्फ और सिर्फ इन चुनिंदा स्टडी गाइड्स पर निर्भर रहना है। इकोनॉमिक्स के लिए मुकेश पंचोली सर का कोर्स या किताब, सोशियोलॉजी के लिए सुगम प्रकाशन, पॉलिटिकल साइंस के लिए एपी सर और इतिहास के लिए कलाम की सामग्री। देखिए, किसी भी एक सोर्स से 100% पेपर कभी नहीं आता, लेकिन अगर एक बेहतरीन सोर्स से 70 से 80% भी बहुत मजबूती से कवर कर लिया जाए तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इकोनॉमिक्स की रणनीति को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। विदेशी व्यापार, कृषि और सर्विस सेक्टर जैसे टॉपिक्स के लिए बड़ी बड़ी गाइड बुक से बचना चाहिए। 60 दिनों की इस रेस में उनमें बहुत ज़्यादा फालतू की जानकारी होती है। इन टॉपिक्स को हमेशा सटीक और अपडेटेड शॉर्ट नोट्स के जरिए ही टैकल करना चाहिए। इससे टाइम भी बचेगा और रिविजन भी सुपर फास्ट होगा। बढ़ते हैं हमारे 5वें पॉइंट की ओर, पीवाईक्यूज की असली ताकत, आरपीएससी के बदलते ट्रेंड्स को पहचानने का सबसे सटीक तरीका।
इसके लिए मांगी लाल छिपा जी की PYQ बुक एक मास्टरपीस है। इसमें SST के 8 सॉल्व्ड पेपर्स दिए गए हैं। इस तरह की एक स्पेशलाइज्ड बुक का इस्तेमाल करने से ये साफ साफ समझ आ जाता है कि RPSC आजकल सवालों को किस तरह घुमा रहा है और कैसे फ्रेम कर रहा है। इस चार्ट को देखिए, पुराने पेपर्स हल करने का सीधा सीधा फायदा दिखता है यहाँ। 40% फायदा तो सिर्फ प्रश्नों का फॉर्मेट समझने में है, लेकिन असली कैच है ये 35% फायदा, जो सीधे तौर पर रिपीट होने वाले सवालों से होता है। जी हाँ, RPSC कई बार सीधे सवाल रिपीट करता है। और तो और, इससे भविष्य के ट्रेंड्स का भी 25% तक एकदम सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। और अब हम आते हैं अपनी छठी और आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चरण पर, टेस्टिंग और फाइनल रिवीजन। इसे हम अल्टीमेट फीडबैक लूप भी कह सकते हैं। बिना टेस्ट सीरीज के पढ़ाई करना मतलब बिना प्रैक्टिस के सीधे फाइनल मैच खेलने उतर जाना। प्रैक्टिस हॉल में मॉक टेस्ट देना, वहां खुलकर गलतियां करना, उन गलतियों का गहराई से एनालिसिस करना और फिर असली परीक्षा में उनसे बचना। अभ्यास के माहौल में अपनी कमियों को पकड़ना ही फाइनल डे पर एक्यूरेसी यानी सटीकता लाने का इकलौता तरीका है। जैसा कि इस कोट में बहुत ही साफ शब्दों में कहा गया है, अगर एग्जाम हॉल में जाकर अपने ज्ञान को टेस्ट ही नहीं किया तो इस पूरी मेहनत का कोई मतलब नहीं। लगातार मॉक टेस्ट के जरिए अपना खुद का मूल्यांकन करना ही एक आम अभ्यर्थी और एक टॉपर के बीच का फर्क तय करता है। जितनी ज्यादा गलतियां अभ्यास में होंगी, मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन उतना ही सुरक्षित होगा। तो 60 दिनों की उल्टी गिनती अब टिक टिक कर रही है। समय भले ही कम हो, लेकिन जैसा कि हमने आज के इस विश्लेषण में देखा, ये समय असंभव को संभव बनाने के लिए काफी है। बस अंत में सोचने वाली बात ये है कि फाइनल सिलेक्शन पक्का करने के लिए आज, अभी, कौन सा एक भटकाव जड़ से खत्म किया जाएगा। सच्ची सफलता हमेशा तुरंत एक्शन की मांग करती है। अब समय आ गया है कि बाहरी शोर को हमेशा के लिए म्यूट किया जाए और इस रेस की शानदार शुरुआत की जाए।